हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 26 जून के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इमरजेंसी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दूसरा बात करेंगे नव्य इनिशिएटिव। Thirdly, we shall discuss about SDG index, or lastly, we shall discuss about India's first off-grid green hydrogen pilot plant. सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीए 1951 डायरेक्टली सिलेबस में दिया गया है। साथ ही इमरजेंसी का 50 साल अभी कंप्लीट हो रहे हैं और न्यूज़ में इस पे कई एडिटोरियल्स भी चल रहा है। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ, तो आप लोग बनाए रहिए लास्ट तक। 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने जीत हासिल की। उन्होंने कई स्ट्रॉन्ग और प्रो सोशलिस्ट डिसीजंस लिया, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन, मतलब प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट करना, जैसे कि नेशनलाइजेशन के थ्रू, ताकि गांव के लोग, गरीबों, किसान भी लोन और फैसिलिटीज़ ले सके। उनके इसके बाद आता है प्रिवी पर्स का एवोल्यूशन। अब सोचिए, जब देश इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त राजा महाराजाओं को एक मंथली अलाउंस मिलता था, जिसे प्रिवी पर्स कहते थे हम लोग। इंदिरा गांधी ने ये अलाउंस बंद कर दिया क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी को सिर्फ रॉयल फैमिली का होने पे पैसा देना ठीक नहीं लगा उनको। इन डिसीजंस ने उनका इमेज एक स्ट्रॉन्ग, गरीबों के पक्ष में लीडर का बन गया। 1971 के बाद भारत ने कई बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किया। सबसे पहला ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ तो लाखों रिफ्यूजीज इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में आ गए थे, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल और असम। ये सडन जो प्रेशर था इकोनॉमी पर, वो काफ़ी भारी पड़ा इंडिया के लिए। दूसरा था मल्टीपल ड्रॉट्स आए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। फूड शॉर्टेज हुआ, रूरल डिस्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो क्राइसिस था, दैट वाज 1973 का ऑयल क्राइसिस। वेस्ट एशिया में जब अरब इजराइल वॉर हुआ, जिसे यम किपुर वॉर कहते हैं, इसके बाद अरब कंट्रीज़ ने ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी कम कर दिया था और ऑयल प्राइसेस 4 से 5 गुना बढ़ गया था। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक था। अब इसी क्राइसिस के बाद डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने OECD के अंदर IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बनाई 1974 में, ताकि आगे कभी भी ऐसा अगर होता है ऑयल का क्राइसिस तो उसे टैकल किया जा सके। इस सबसे इंडिया का इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, पॉवर्टी भी बढ़ी। इसी बैकड्रॉप पे जनता पार्टी का लीडर जयप्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, यानी टोटल रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये एक देशव्यापी प्रोटेस्ट मूवमेंट बन गया था कांग्रेस रूल के अगेंस्ट। फिर 1975 में आई एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनारायण केस। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के रायबरेली इलेक्शन को चैलेंज किया और उन पे आरपीए 1951 के तहत ब्राइबरी और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का केस फाइल किया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को गिल्टी डिक्लेयर किया और उनका इलेक्शन नलीफाई कर दिया। साथ ही 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी ने अब सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ अपील किया, जहाँ से उनको कंडीशनल स्टे मिला। इसके मुताबिक वो पीएम तो रह सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट और वोट नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुआ था वो बढ़ता ही गया। और उसके बाद क्या हुआ, 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। इमरजेंसी का ग्राउंड दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, तब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन का टर्म नहीं था। उस वक्त वर्डिंग थी इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो काफ़ी वेग और लूजली डिफाइंड था। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब हो सकता है कोई प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट या जनरल डिसऑर्डर, लेकिन ये कोई रियल एक्सटर्नल या मिलिटरी थ्रेट नहीं होता। इसी लूपहोल का मिसयूज हुआ और बिना वार का या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन का भी इमरजेंसी लगा दी। बाद में इस मिसयूज को रोकने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म्ड रिबेलियन किया गया, ताकि इमरजेंसी सिर्फ रियल और सीरियस थ्रेट पे ही लगे। ये अमेंडमेंट इमरजेंसी पावर्स को जुडिशियली अकाउंटेबल और कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था।
अभी इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा? फंडामेंटल राइट्स पर। सरकार ने आर्टिकल 359 के अंदर एक डिक्लेरेशन पास किया जिसमें यह कहा गया कि लोग कोर्ट्स में जाकर अपने राइट्स एनफोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का राइट देता है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रोटेस्ट जैसे राइट्स देता है, और ऊपर से आर्टिकल 21 जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट है। मतलब अगर किसी को बिना वजह अरेस्ट किया गया तो वो, या प्रेस पे बैन लगा हो तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स भी किए गए जिनका मेन पर्पस इमरजेंसी के मिसयूज को लीगल कवर देना था। 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, इस अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट की इमरजेंसी डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू से एग्जाम कर दिया। मतलब अभी कोर्ट्स उस डिक्लेरेशन को चेक भी नहीं कर सकता था कि वो सही है या नहीं। उसके अलावा 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसने प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के इलेक्शंस को कोर्ट्स के जुरिडिक्शन से हटा दिया। ये अमेंडमेंट स्पेशली इंदिरा गांधी के इलेक्शन केस से लिंक था ताकि उनका केस कोर्ट पे फिर से ना जा सके। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी वाइड स्केल चेंजेस किए गए थे। अभी सेंटर की पावर्स बढ़ गई, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कम कर दी गई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स पर सुपीरियर बना दिया गया था और स्टेट्स की ऑटोनॉमी को भी काफ़ी लिमिट कर दिया गया। ये सब चेंजेस फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ था और इमरजेंसी के मिसयूज और इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे थे। प्रेस फ्रीडम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी इमरजेंसी के दौरान। अब इमरजेंसी के दौरान फ्रीडम ऑफ प्रेस पर डायरेक्ट अटैक हुआ, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट देता है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार ने मीडिया आउटलेट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया, क्या छापना है क्या नहीं छापना है सब अप्रूवल से होता था। इस सेंसरशिप के खिलाफ कुछ न्यूज़पेपर्स ने क्रिएटिव तरीके से प्रोटेस्ट किया, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स में जो पेज था वो ब्लैंक छापा, कोई आर्टिकल्स नहीं, सिर्फ खाली स्पेस, ताकि लोग समझे कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट सेंसरशिप के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। एक और लॉ था MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मिसा। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, मतलब बिना केस प्रूव हुए किसी को भी जेल भेजना का पावर। इमरजेंसी के दौरान इस लॉ का मिसयूज हुआ, पॉलिटिकल ओपोनेंट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट लीडर्स सबको जेल भेज दिया गया था। JP नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सबको इसी के दौरान अरेस्ट किया गया था। ये सब लोग बिना ट्रायल के लिए जेल में थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ थे। 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुआ तो इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस हार गया और जनता पार्टी पावर में आ गई और मोरारजी देसाई बन गए प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी अपना सीट से भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन वहाँ से भी वो हार गई थी। ये था इंडिया का पहला नॉन कांग्रेस सरकार सेंटर में। अब इतना बात कर लिया तो और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस कर ही लेते हैं, उसका नाम है लिली थॉमस केस 2013। दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लाइक ऑलरेडी डिस्कस, 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत। उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कंडीशनल स्टे ले लिया था। लेकिन आज के डेट में अगर किसी MP या MLA को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये पॉसिबल हुआ कैसे? 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के बाद, जहां सुप्रीम कोर्ट ने RPA 1951 के सेक्शन 8 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, SDG इंडेक्स 2025। ये टॉपिक गवर्नेंस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले सवाल है कि SDG इंडेक्स होता क्या है? SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ऐसा 17 ग्लोबल गोल्स है यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सेट किया था, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लाइमेट एक्शन और जेंडर इक्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये गोल्स सेट तो कर लिए थे, लेकिन अभी इन गोल्स पर कंट्रीज़ का प्रोग्रेस मेजर करने के लिए SDG इंडेक्स बनाया गया है, जो हर साल UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करता है। 2025 के रिपोर्ट में इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार, आई एम रिपीटिंग, पहली बार टॉप 100 एंट्री में आया है विथ 99th रैंक। इंडिया का टोटल स्कोर है 67 आउट ऑफ 100। कंपेयर करें तो थोड़ा कि चाइना का रैंक अभी 49th है, USA का रैंक 44th है
और टॉप 3 कंट्रीज है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्लोबल लीडर्स बन चुके हैं। अब अगर हम इंडिया का पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब का रैंकिंग हो गया। भूटान का हो गया 74th, नेपाल का 85th और बांग्लादेश का 114th। पाकिस्तान का 148th रैंक विद अ स्कोर ऑफ 57। अब हमारे मैरीटाइम नेबर्स के को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों से बेटर परफॉर्म कर रहा है मालदीव्स 53rd रैंक, श्रीलंका 93rd रैंक। तो थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का ग्लोबल पोजीशन अब इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी गैप बाकी है, स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और न्यूज़ की जो जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, लेकिन अगर उसे बनाने का प्रोसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग किया जाता है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए जैसे सोलर या विंड, तब उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो सिंपली इफ वी पुट इट लाइक दिस, क्लीन एनर्जी से बनाया गया हाइड्रोजन इक्वल्स टू ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का क्या फ़ायदा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे कम होता है, वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स है, पॉल्यूशन कम होता है इससे, इंपोर्ट बिल कम करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। लेकिन अभी कोई चैलेंजेस भी है इसके लेके। इलेक्ट्रोलाइजर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा एनर्जी लगती है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और सेफ्टी इश्यूज़ में भी थोड़ा इश्यूज़ है क्योंकि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। आपको याद रखना चाहिए अभी कि इंडिया में ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोडक्शन ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल्स से बनती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। इस बैकग्राउंड में कई इनिशिएटिव्स ली गई है, जैसे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन। टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टोन्स ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, साइट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करता है ये, और शिप पीपीपी मॉडल के थ्रू प्रोडक्शन प्रमोट करता है। पीएलआई स्कीम ₹15,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट में इंडिया का पहला 99% प्योर हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया। अभी पीएनजीआरबी ने 5% ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड गैस के साथ ब्लेंड करके अप्रूवल दिया था कि जिसे 20% तक बढ़ाया जाएगा। और अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अदानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ रीजन में अपना पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है। इसका कैपेसिटी है 5 मेगावाट। अब ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होता है? ये प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता, ये अपना पावर डायरेक्टली रिन्यूएबल सोर्सेज से लेता है, जैसे सोलर या विंड। मतलब ये फैसिलिटी पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन्ड है और बिल्कुल क्लीन एनर्जी मॉडल पर काम करती है। ये इनिशिएटिव एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्लीन टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया विजन के लिए एक लैंडमार्क स्टेप है। अब बात करते हैं नव्य इनिशिएटिव की, जो एक फ्रेश गवर्नमेंट स्कीम है और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नव्य इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रही है अंडर द विकसित भारत 2047 विजन। अभी नव्य का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट। ये इनिशिएटिव स्पेशली बनाई गई है 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके PMKVY और PM विश्वकर्मा जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। ये एक जॉइंट पायलट प्रोजेक्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच। पहला फेज में ये इम्प्लीमेंट होगा 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। अभी मेंस के लिए इस इनिशिएटिव्स को आप वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किलिंग के एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। जाने से पहले आज के टॉपिक से हमने स्क्रीन पे दिए गए कीवर्ड्स के बारे में जाना, जो यूपीएससी मेंस का पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे प्रिपेयरिंग। दिस इज SPM फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।